ओके, और कुछ जानकारी आइस के बारे में? हेलो। सो अगर -12 का ब्राइन करना है तो आपका इवापोरेशन कितना होगा उसमें? हेलो। व्हाट शुड बी इवापोरेशन टेम्परेचर फॉर आइस मेकिंग मशीन? अगर -12 आपको ब्राइन आउटलेट है तो आपका इवापोरेशन टेम्परेचर कितना होगा? -5। उससे -5, -12 से -5। हेलो। हाँ। -12 से 5 डिग्री नीचे बोले तो -17 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। ओके। तो अगेन अगेन व्हेन यू से -17 डिग्री सेंटीग्रेड इवापोरेशन, तो वो जो नॉमिनल टीआर, एक कंसेप्ट आपको मालूम है, व्हाट इज व्हेन वी से द नॉमिनल टीआर, बहुत बार आपने लिखा होगा नॉमिनल टीआर लिखा जाता है। So when we say nominal TR, it is at 7 degree centigrade evaporation and 50 degree कंडेंसिंग। हमारे जो भी एसी के कंप्रेसर रहते हैं या एयर कंडीशनर रहते हैं, दो वी कॉल इट एज अ नॉमिनल टीआर। सो नॉमिनल टीआर मतलब 7 डिग्री या 50 डिग्री पे उसका कंडेंसिंग इवेपोरेटर है। अभी हमने जो कैपेसिटी देखा, हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे, इट वाज 1.4 टीआर at -17 डिग्री सेंटीग्रेड इवेपोरेटिंग एंड +52 डिग्री। अभी नॉर्मली अगर हम लोग जितना अगर पीछे जा रहे हैं, माइनस पे जा रहे हैं इवेपोरेशन पे, सो वी शुड गो फॉर दिस थिंग, वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो अभी ये कंडीशन में अगर आपको 1 टन मिल रहा है, as you go on lowering the evaporating temperature, your capacity will also go down. So अगर same machine if you are using on this, so it might give you 0.35 TR. So for getting 1.4 TR of this, you require 4 TR nominal capacity, compressor और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप समझ रहे हो ना, जैसे आप इवापोरेशन टेम्परेचर नीचे करते जाओगे, वैसे आपका मशीन का जो टीआर है वो कम होते जाएगा। So for air conditioner, we normally say it is having a 8.5 TR capacity, 5 TR capacity. But when we go on a low temperature, so it will lower down your output capacity in TR. So आपको हमेशा ध्यान रखना है what is nominal TR and what is the net TR you can say, और actual TR। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर को, जो हमारे कॉम्पिटिटर रहते हैं, दे आर मिसलीडिंग टू द कस्टमर। दे आर सेइंग कि हमने 10 टन नॉमिनल कैपेसिटी का मशीन दिया एक्चुअली, और एक आध दूसरा जो रहता है, क्या वो बोलेगा आपको हमने 3 टीआर एक्चुअल कैपेसिटी का मशीन दिया। सो बोथ थिंग्स आर सेम, लेकिन डिस्प्ले करने में क्या होगा, वो बोलेगा 10 टीआर का मेरा 10 टन का मेरा मशीन का कॉस्ट इतना है, और ये बोलेगा मेरा 3 टन का मशीन का कॉस्ट इतना है। तो कस्टमर को लगता है कि इसने बड़ा मशीन दिया और इसने छोटा मशीन दिया। तो आपको वो ध्यान रखना है, अगर कोई कस्टमर बोलता है तो आपने वो स्पेसिफिकेशन पहले मैच करनी चाहिए, देन यू कैन टॉक अबाउट द प्राइस टू द कस्टमर। पहले स्पेसिफिकेशन में जो हम लोग बोलते हैं ना, इट शुड बी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, इट शुड नॉट बी एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन। इसके लिए जब भी कभी ये लो टेम्परेचर का जॉब होता है, सो यू रिक्वायर, मतलब उसमें बहुत सारे आपको सावधानता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, पीपल आर just pulling the customer and trying to take away order by playing with the figures. Is that okay? Then we'll go for a milk cooling. मिल्क कूलिंग के बारे में मालूम है किसी को? Anybody knows about it? हेलो, कुछ मालूम है मिल्क कूलिंग के बारे में? नो सर। नहीं मालूम। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, हाउ द मिल्क स्टार्ट, मिल्क का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है। कोई ऐसा कोई मतलब रूरल एरिया है, ओके, सो वहां से हर एक फार्मर जो है
वो अपना अपना मिल्क लाएगा उसको डेयरी में, लेट अस फार्मर्स, वो डेयरी में लाएगा, फिर डेयरी वाला उसको चिल करेगा and then he will send it to maybe for distribution or to the company like let us say Amul or something like that. So ये जो फार्मर जो अलग अलग जगह से दूध लाएंगे वो डेयरी में आएगा, then they will check the density और specific gravity. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंटेंट पे उनको that gives you the quality of the milk. गाढ़ा जो बोलते हैं ना हम लोग, गाढ़ा दूध रहेगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी फार्मर को, अगर पतला रहेगा सो दैट मीन्स naturally he has added the water to that particular milk, so he will get the less money when he gives to the dairy. तो नॉर्मली ये डेयरी का जो ये रहता है कैपेसिटी, अगेन इट इज पर डे कैपेसिटी, पर डे मान लो 10,000 लीटर कैपेसिटी है, सो दैट इज पर डे। वो 10,000 लीटर कलेक्ट करेगा, 10,000 लीटर ठंडा करेगा और आगे भेजेगा। सो 10,000 में से ऐसा होता है कि 6 से 7,000 जो है वो मॉर्निंग में आता है, और 3,000 रफली आई एम टेलिंग यू, ये मतलब मोटा मोटा कैलकुलेशन, 3,000 लीटर आपको इवनिंग में आएगा। ओके, तो अभी ये जो बंदा डेयरी वाला है वो क्या करेगा, मशीन कैसा लगाएगा वो, पहले तो अपने को ये समझ गए ना, 10,000 लीटर का अगर कैपेसिटी है तो 7,000 सवेरे आएगा और 3,000 शाम को आएगा। अभी वो क्या करेगा, पहले तो मिल्क को जो है अपने को +2 डिग्री पे ठंडा करना रहता है, +2 डिग्री पे। तो नॉर्मली व्हाट दे डू, दे विल हैव pHE, वन साइड दे विल बी पुटिंग मिल्क, लेट अस से +30 डिग्री सेंटीग्रेड का मिल्क अंदर आया, सो आउटलेट दे वांट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस साइड देयर विल बी अ रेफ्रिजरेशन साइकिल which will give you, अभी +2 है तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -+2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका ब्राइन आएगा, ब्राइन बोलो या यू कैन यूज द डायरेक्ट गैस आल्सो इन अ pHE। सो ये 2 डिग्री का मिल्क ठंडा किया जाएगा एंड देन इट विल बी डन पाउच पैकिंग, मे बी पाउच पैकिंग करो या पूरे कैन में रखो, देन दिस कैन्स आर स्टोर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड +-1 एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड। आपने देखा होगा क्रेट में जो थैली में जो दूध रहता है, मिल्क रहता है, हम लोग जब भी लेते हैं डेयरी से बोलो या कोई दुकान से, सो इट इज ऑलवेज इन अ चिलिंग कंडीशन। सो व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टिंग द मिल्क, इट शुड बी एट 0 डिग्री +-1 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट द ट्रांसपोर्ट। और फिर हमारे घर में आता है तो व्हाट वी हैव टू डू, इफ इट इज अ chilled milk, we have to wait for its temperature to get rise up to the atmospheric temperature, और उसके बाद हमने उसको गैस के ऊपर गर्म करना है और यूज में लाना है। ऐसा ही ठंडा दूध हम लोग अगर डायरेक्टली हम लोग अगर गैस पे रखेंगे तो हो सकता है वो जो मिल्क है वो खराब हो सकता है, क्योंकि इतना सडन टेम्परेचर चेंज हो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नॉट इन ऑलवेज ऑल केसेस बट इन 50% केसेस देयर आर चांसेस दैट मिल्क में गेट स्पॉइल्ड। ओके, तो इसके लिए सडनली उसका टेम्परेचर राइज करना नहीं है। बहुत बार हम लोग घर पे देखते हैं कि दूध रखा गैस पे और वो तुरंत खराब हो गया, तो देयर में बी द रीजन कि हम लोग ठंडे दूध को तुरंत गर्म करते हैं, इसके लिए भी वो खराब हो सकते हैं। इन 50% केसेस 50% केसेस देयर में बी अनदर दिस थिंग, आपने जिस बर्तन में दूध को लिया वो बर्तन पूरा मतलब साफ नहीं रहेगा, उसमें कोई एसिडिक ये रहेंगे, ट्रेसेस रहेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग को ये जो दूध है वी हैव टू वेट टिल इट गेट्स इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड देन यू शुड कीप इट ऑन द गैस। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो इसमें रहता है, सो अगेन लाइक आइस हम लोग इसको, ये जो मशीन है उसको 24 घंटा चलाते हैं। सो दे आर हैविंग वन टैंक, ये टैंक के अंदर हमारे इवापोरेटर कॉइल लगाया हुआ है।
ये पूरा जो टैंक है ना, इसके अंदर इवापोरेटर कॉइल लगा है, जिसके अंदर अपना रेफ्रिजरेंट जा रहा है. एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सपोज दिस इज अ ट्यूब, they run this machine for 24/7 and they try to build ice on these tubes. Almost 1 inch to 2 inch का ऑयल इसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं ये ट्यूब्स के ऊपर. और ये आपका ये जो इसमें दैट इज अ ब्राइन वन, ये जो ब्राइन है ये आप वो फिर आपका जो पीएच जो मैंने दिखाया ना उसको लेके जाओगे अगर ठंडा करना है तो, या ऐसा. तो ये जो प्लांट है ये इट विल वर्क फॉर 24 आवर्स, सो द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्लांट विल कम डाउन. अगर आपको मान लो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, 10,000 लीटर हमारा दूध है, बराबर है. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सॉरी इसका जो है इट इज 0.95 समथिंग. It is as good as water. You can take one also, and the temperature again 30 degree to 0 degree delta T. So this will comes out to be 10,000 multiplied by 30. 30,000 बराबर है? नहीं 3 lakhs. Ten thousand into 30. 3 lakh kilocalorie पर 24 आवर्स. तो 3 लाख को अगर 24 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट. So it is coming 12,500 kilocalories per hour. It is almost equivalent to 4 point something. Let us say 4.2 TR. So हम लोग इसमें अभी क्या करते हैं, ये 24 घंटे का आपने निकला, but normally taking into consideration the rest for the compressor, so we take it as 18 hours of running instead of 24 hours. हम लोग को 18 घंटे चलाना है, क्योंकि हम लोग थर्ड शिफ्ट में कितना भी बोले तो भी जो भी मतलब जो बंदा रहेगा वो पूरा रात मशीन चलाएगा इसका कोई गारंटी नहीं. सो नॉर्मली वी टेक इट एट 18 आवर्स वर्किंग. सो दिस कम्स आउट टू बी 3 lakh divided by 18 hours. So that is 16,666 kilocalories per hour. This is approximately 6 TR capacity. ओके. तो अगर आपको 10,000 लीटर दूध ठंडा करना है तो आपको 6 TR का ब्राइन चिलर यूज करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें अगेन एज वी हैव ऑलरेडी सीन यू हैव टू गो फॉर अ इवापोरेशन टेम्परेचर ऑफ कितना -10 -12 लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क. ओके. और कुछ जानकारी मिल्क चिलिंग के बारे में? Any doubt regarding this? Hello, आवाज आ रही है ना? कोणाचाच आवाज येत नाही. हेलो. यस सर. हाँ, और कोई डाउट मिल्क के बारे में? नो सर. चलो अभी हम लोग एसी पे आते हैं, एयर कंडीशनर पर. ओके. अभी इसके बारे में तो बहुत सारे आपको है, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट लेंगे. विंडो एयर कंडीशनर. विंडो एयर कंडीशनर आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि आगे जाके विंडो एयर कंडीशनर अभी ऑलमोस्ट बन के ना के बराबर है. दे ऑल जो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई वो विंडो एयर कंडीशनर. सम ग्रामीण भाग में वो चलते हैं, लेकिन सिटी में आपको हार्डली यू कैन सी एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर. विंडो एयर कंडीशनर सबने देखा हुआ है? हेलो,
यस सर। हर आदमी ने देखा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग को ज्यादा मतलब बात करने की जरूरत नहीं। ओनली यू विल हाउ यू विल assess the performance. What should be the green temperature? What should be the room temperature? How will you find the capacity? Fuel temperature कितना रहेगा रूम या रूम टेम्परेचर कितना रहेगा when you are using the window AC? 24 degrees Celsius. Correct. Real temperature? Minus 17 to 18. Sorry, 17 to 18. Huh? 17 to 18 काय? degrees Celsius. 12 to 15. और कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? What capacity air conditioner should be used? So normally हम लोग जो बोलते हैं ना 100 square foot को 1 ton. Yeah. That is a thumb rule. That is not the correct way of estimating. But घर के लिए ये सब चल जाता है. But if it is a bank or it is a big hall area, then you should always go for heat load calculation. सर ने आपको सिखाया होगा या आगे आएगा heat load calculation, how to calculate heat load for Yes. any room. Okay, so based on that you should go for air conditioner, window AC installation. Okay, सर सेकंड बात, विंडो एसी जो आ रहे हैं 1 टन आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 1 टन है, 1.5 टन है, 2 टन है. There are some companies, there are 26 companies into the market. 26 companies are into the market which are manufacturing air conditioner. Okay, तो कोई भी कंपनी का एसी खराब नहीं है, अब ये ध्यान में रखो. कोई भी कंपनी का एसी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी का एसी अच्छा ऐसा हम लोग कह नहीं सकते, बिकॉज एवरीबडी विल ट्राई टू मेक हिज एसी टू द बेस्ट क्वालिटी. ओके, डिपेंडिंग ऑन द जो मार्केट का सेल्स है, हम लोग किसको अच्छा बोलते हैं, जिसका सेल अच्छा है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्वालिटी अच्छा है. क्या? तो इसके लिए नो एसी इज गुड और नो एसी इज बैड. एवरी एसी इज मेड टू द बेस्ट क्वालिटी बाय द कंपनी. तो कैपेसिटी में हम लोग देखा. सेकेंड, अभी विंडो एयर कंडीशनर में क्या बोलते हैं लोग, फ्रेश एयर का अरेंजमेंट रहता है. आपने देखा है क्या फ्रेश एयर का अरेंजमेंट या एग्जॉस्ट का अरेंजमेंट रहता है? जो आपका जो आगे जो स्पीच रहता है ना, वहां पे ऐसा एक नोट रहता है. अगर आपने वो इसका आगे पीछे किया तो यू कैन टेक some quantity of fresh air and some quantity of the air can be also exhausted from that air conditioner. Okay, तो एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर का वो एक एडवांटेज है जो कि अपने स्प्लिट एसी में नहीं है. स्प्लिट एसी में क्या है? देयर इज इंडोर यूनिट, देयर इज आउटडोर यूनिट. स्प्लिट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो विंडो एसी के उसने 2 टुकड़े किए या स्प्लिट किया उसको. आउटडोर में क्या रहेगा आपका? कंडेंसर रहेगा और कंप्रेसर रहेगा. कंप्रेसर, कंडेंसर एंड कैपिलरी इज आल्सो आउटसाइड. नाउडेज पहले वो अंदर रखा करते थे इंडोर के साथ में. वो जो हिसिंग साउंड आता है कैपिलरी का, दैट इज आल्सो डिस्टर्बिंग द कस्टमर. सो नाउडेज दे आर कीपिंग कैपिलरी आल्सो इनटू आउटडोर यूनिट. और इंडोर यूनिट में हमारा खाली इंडोर यूनिट रहता है, वहां पे इवेपोरेटर कॉइल रहते हैं एंड यू हैव अ रिमोट कंट्रोल एंड यू कैन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एसी. और कुछ स्प्लिट एसी के बारे में आपने कभी देखा है कि स्प्लिट एसी के ऊपर 16 डिग्री इज द मिनिमम टेम्परेचर यू कैन सेट. सो कुड यू गेट 16 डिग्री? हैज एनीबॉडी ट्राइड? No, sir. Huh? No, sir. No. Why? Because AC is made for 24 degrees Celsius. करेक्ट. 16 डिग्री आप रखोगे तो भी वो कितना भी मशीन चलेगा, सो इट कैन नॉट गिव यू 16 डिग्री. ओके, एंड if it is giving 16 degree, that time there will be whole ice on the evaporator coil. Last Yes. time I think I have explained you, if you want to get a 16 degree outlet, 16 degree room temperature, then there will be 5 to 6 degree outlet temperature will be there from the AC. So the evaporation will go
below -3 degrees centigrade, and there will be layer of the ice will be formed on the evaporator coil, Yes. and then there will not be further airflow. So it will be all blocked with ice. Evaporator will be blocked with the ice, and there will be no airflow will take place, and it will totally disturb the air conditioner. Okay. Next is the package air conditioner. Why we call it package? Means it is for large space area where we are doing ducting and all that. Commercial building, commercial bank is there, big hall is there. Okay, where you cannot go for number of window and split ACs. So there you can go for a package AC. Again, there is a ductable air conditioner. You might have seen. Ductable and package both are carrying the same capacity most of the times. Yes, sir. So ductable will be available in 5.5 TR. Again, package will be available in 5.5 TR. Okay. So there are package air conditioner which can be used along with the ducting. Okay. And there are ductable to ductable के लिए ducting के लिए बना है. Ductable units are such that they can be hanged to the ceiling, and you can have a straight ducting connected to the ductable unit. Okay. So there are certain advantages and there are certain disadvantages. अगर आपका package AC है तो it will require a floor space area. Although both will carry maybe the same price also, but then the package air conditioner will occupy your floor space area. So people are not generally preferring that in the dense city like Mumbai, Pune. So there they don't allow the floor space area. Again, once you keep it is just like a Godrej cupboard package air conditioner. Once you place it there, you again require some working space over there nearby the machine. So you cannot occupy that particular place for your regular use. So people do not prefer this package AC, and now they have come up with ductable air conditioner or cassette air conditioner. कैसेट का फायदा क्या है? कैसेट में क्या है? You can directly use into the false ceiling. Okay, and you don't require a ducting, क्योंकि वो ducting करना उसका फिर ग्रिल लगाना ये लगाना बहुत tedious काम हो जाता है. It is a lengthy process also. So people nowadays ductable भी people have started dropping the ductable AC ideas and they go simply with the cassette air conditioner. You might have seen, अगर 16 टन का कैसेट लगाना है तो 4 यूनिट लगा देते 4 टन के. Okay, and they just go with the cassette. फटाफट काम हो जाता है. Just split AC जैसा इंस्टॉलेशन रहता है उसका, and it can be done fast. So people are preferring cassette air conditioner over ductable and this package air conditioner. उसके बाद आता है VRF system. VRF system का advantage क्या है? One outdoor and many indoor. हाँ, you can have multiple indoors and one outdoor. Okay, you can have multiple indoor. Instead of अगर कोई बिल्डिंग है, कोई होटल है, अगर उसके 100 कमरे हैं, तो instead of putting 100 split air conditioners, you can use maybe four outdoor units, and you can have 100 indoor units. अभी is it really energy saving or not? That is question. So let us not go into that because it is debating point. VRF में सही मायने में आपका सेविंग होता है नहीं होता है, and capital cost उसकी ज्यादा रहती है as compared to chiller. I am telling you, as compared to water cooled chiller and VRF में अगर compare करने को जाओ, तो their experts are saying, some experts are saying chiller is good, some experts are saying VRF is good. So it is again a debatable point, but one thing can be drawn out from this. Chiller का जो भी आपका मतलब fan coil unit से आप जो ठंडा करते हो, there was a one chiller from the Voltas which has run for 56 years. बॉम्बे टॉपिक में जो बॉम्बे में जो ये लगातार chiller लगातार होता था, तो it has been on a life for 56 years. So this is the largest the lifespan whatever I have heard. Okay,
12 साल 15 साल 20 साल चिलर चलता है वो सुना था, बट दैट वन चिलर हैज रन फॉर 56 years. So VRF में अभी तो this is the new technology, maybe it has come maybe 10-15 years back. Okay, then there are certain advantages disadvantages. अभी VRF में क्या है, अगर आपका कोई भी सर्किट में अगर लीक हो जाता है तो पूरा यूनिट बंद हो जाएगा, पर्टिकुलर दैट आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट जो भी आपने कनेक्ट किया, मान लो एक 25 HP का आपका ये लगा है आउटडोर लगा है और उसको 25 इंडोर यूनिट लगा है, कोई अगर लीक होगा तो पूरा पूरा गैस चला जाएगा। बल्कि वहां पे लो प्रेशर का वगैरह वगैरह सेफ्टी कंट्रोल्स रहेंगे, बट ऑल 25 यूनिट्स विल गो ऑफ व्हेन द इफ द गैस गोज ऑफ। तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस सर्टेन डिसएडवांटेजेस। उसके बदले में अगर आपने चिलर यूज किया है अगर होटल के लिए और फैन कल यूनिट है, नॉर्मली वाटर लाइंस में कोई लीक होने का चांस नहीं है, और वाटर लाइन लीक भी हो गया है तो कि यू कैन इजीली डिटेक्ट इट। ओके, गैस में लीक डिटेक्ट करना बहुत टीडियस काम है, आपको मालूम होगा, और वो भी व्हेन दैट पर्टिकुलर लाइंस आर गोइंग थ्रू द होटल सर्विस एरिया, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट द लीक। और आपको लीक मिल भी गया है तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत तकलीफ वाला काम होता है। ओके, सो वीआरएफ भी अच्छा है और चिल वाटर प्लांट भी अच्छे हैं। सो जैसा जैसा आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लगाओगे। सो नेक्स्ट इज योर चिल वाटर प्लांट। अभी चिल वाटर प्लांट में हम लोग क्या करेंगे, या तो हमारा डायरेक्ट इवापोरेटर एएचयू में हम लोग डायरेक्ट क्या रेफ्रिजरेंट डालेंगे, दैट इज कॉल्ड डीएक्स सिस्टम, या तो हम लोग को पानी ठंडा करेंगे और पूरा बिल्डिंग में वो पानी घुमाएंगे थ्रू एएचयू और फैन कॉइल यूनिट, सो वी कैन गेट अ कूलिंग लाइक दैट। ओके, सो चिल वाटर प्लांट में हम लोग दो पानी ठंडा करके घुमा सकते हैं। और अगर डीएक्स सिस्टम है तो हम लोग डीएक्स सिस्टम और चिल वाटर सिस्टम में अगेन देयर आर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। डीएक्स सिस्टम में क्या है, अगर आपका कोई लीक हो गया तो पूरा मशीन बंद रहेगा। चिल वाटर में क्या होगा, चिलर साइड में लीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये जो चिलर रहते हैं बड़े मे बी 40 TR एंड अबव, दोज आर फैक्ट्री असेंबल्ड यूनिट्स। सो फैक्ट्री असेंबल्ड यूनिट्स में लीकेज आने के जो चांसेस है वो बहुत रेयर रहते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज देयर इज समथिंग इज फॉलिंग ऑन दैट, या कोई रब हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है तो ही लीक होगा। अदरवाइज फैक्ट्री असेंबल यूनिट जो है वो लीक होने का चांस बहुत कम रहता है। आपने जो भी फील्ड में जो काम किया है, जैसे भी आप डक्टेबल एसी लगाते हो कुछ करते हो तो वहां पे लीक आने का चांस रहता है, लेकिन इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में कभी आपको लीक मिलेगा नहीं, और वेरी रेयर मिलेगा, वेरी रेयर मिलेगा। आपका जो लीक रहता है वो जो आपने जो भी इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में जो पाइपिंग करते हो उसमें आपको लीक मिलेगा। कोई भी आपने समझो सपोर्ट नहीं बराबर दिया पाइपिंग को तो यू कैन हैव अ लीक ओवर देयर। बट इंडोर और आउटडोर यूनिट जो कि फैक्ट्री असेंबल रहते हैं उसमें लीक आने का चांस बहुत कम रहता है। उसके बाद चिल वाटर प्लांट जो हम लोग बोलते हैं, सी नॉर्मली भी यू कमिट फॉर 7 डिग्री आउटलेट, 7 डिग्री सेंटीग्रेड आउटलेट। इफ इट इज अ ब्राइन प्लांट, ब्राइन मतलब क्या मालूम है ना, ब्राइन when we are adding some additive like NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलो, या हम लोग ग्लाइकोल जब भी पानी में मिक्स करते हैं तभी वो जो सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 के बहुत नीचे चला जाता है। I think we have studied for brine also. Yes, sir. हाँ, so this brine can be also chilled in a chill water plant. It can be called a brine chilling plant. So we can have a brine temperature maybe -5, -10 as per the application, -15. नॉर्मली क्या होता है, केमिकल इंडस्ट्री जो रहती है वहां पे जो फॉर्मुलेशन होता है, when they mix two types of chemicals or maybe powder with a chemical, a huge heat is produced over there. So in that case, to tackle that heat, they require low temperature liquid. So they use these brines for dissipating that particular heat. Okay. सर एक पूछना था, अभी ये चिल वाटर प्लांट में अपना चिलर का जो सर्किट रहता है पानी का वो 7-12 का रहता है बराबर?
60 डिग्री का पानी जाता है एचयू, और जो भी हमने सिस्टम लगाया उसको, फैन कॉइल यूनिट रहेगा तो उसको, और 12 डिग्री का रिटर्न आता है चिलर में। तो लेकिन ये 60 डिग्री का पानी, मतलब अभी आजकल कुछ स्प्लिट और कैसेट भी आते हैं चिल वाटर के, तो वो उसमें जो कैसेट या स्प्लिट को जो रिमोट रहता है उसमें टेम्परेचर की सेटिंग रहती है ना, ये रहती है टेम्परेचर की सेटिंग। तो वो तो कैसे सेट कर सकते हैं? अगर आपने कैसेट भी लगाया चिल वाटर का तो 7 डिग्री से नीचे हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि देयर इज चांसेस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द वाटर। तो इन सम केसेस सम फॉरेन कंपनीज आर देयर, लाइक यॉर्क का चिलर है या आपका हिताची का चिलर है, दे आर स्टिल ऑपरेटिंग एट 5 डिग्री आल्सो। ओके, बट दे आर हैविंग गुड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग सिस्टम का इतना क्वालिटी अच्छा रहता है। 4.9 वो जाने ही नहीं देगा आपको, 5 बोले तो 5 ही रहेगा। So you require good investment on this thing controls. 5 के बाद 5 के अंदर अगर जा रहे हो तो आपका कंट्रोल्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 4.9 आना नहीं चाहिए उसमें इन एनी केस। मतलब सर अगर मेरे होटल के 100 रूम्स के लिए चिलर प्लांट लगा हुआ है और चिल वाटर पाइपिंग पूरी गई है, जिसमें कुछ फैन कॉइल यूनिट्स लगे हैं, किसी में डक्टेबल, किसी में मतलब कैसेट एसी भी लगा है। अगर कैसेट एसी का रूम में कोई गेस्ट है और वो उसको टेम्परेचर 25 करता है या 23 करता है, चेंज करता है, 2 डिग्री प्लस माइनस करते हैं, तो वो कैसे, क्योंकि वो कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट नहीं है कि वो सिग्नल देगा और उसको रैंप अप करेगा। 3 वे वॉल रहते हैं, मॉड्यूलेटिंग 3 वे वॉल रहते हैं। हाँ, दैट आई विल शो यू हाउ इट इज। ये मैं रब कर लेता हूं। हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन समझ गया ना आपको? क्वेश्चन समझ, वही मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है, कैसा, हाउ इट इज गेटिंग कंट्रोल, दैट आई विल ट्राई टू टेल। हाँ, मतलब प्लस माइनस टेम्परेचर करे तो कैसे सिस्टम चेंज होती है? ये पानी आ रहा है, ये पानी जा रहा है, बराबर। यहाँ पे हमारा 3 वे वॉल लगा हुआ है। कौन सा वॉल? 3 वे वॉल। 3 वे वॉल, ओके। तो दिस इज रूम थर्मोस्टेट। अगर 28 डिग्री टेम्परेचर है तो ये वॉल बंद रहेगा, यहाँ का ये पैसेज बंद रहेगा, पूरा पानी ऐसा जाएगा और ऐसा घूम के आएगा। ये आपका इवापोरेटर कॉइल दिखा है, इसके आगे फैन रहेगा, बराबर है? हाँ, अभी जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा तो प्रोपोर्शनली ये वॉल खुलने लगेगा। अगर आपका रूम का टेम्परेचर 22 हो गया, अगर आपने 22 सेट किया तो ये पूरा पानी जो है ना यहाँ तक जाके ये पूरा यहाँ से बाईपास हो जाएगा। और जब टेम्परेचर प्लस में है तो ये वॉल बंद होगा और वो होल वाटर विल गो टू द इवापोरेटर कॉइल। ओके। Okay, so 3 way control valves are there. There can be 3 way control valves. ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे डायरेक्ट मेरा वॉल रहेगा तो ओपनिंग मेरे को प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर इसका ओपनिंग होगा। अगर ये ज्यादा 28 है तो हो सकता है ये वॉल 100% खुलेगा, अगर 22 आ रहे हैं तो ये वॉल 10% भी चलेगा। ओके, मींस एज लाइक वीएवी कि वो उतना फ्लैप ओपन होगा उतना बंद होगा। हाँ, तो हाँ उसमें वो भी है, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल है। कौन सा टू वे यूज करते हैं, 3 वे सर? हाँ, 2 वे यूज करते हैं, 3 वे ज्यादा? तो ये अपने को कंट्रोल होना चाहिए ना, रूम टेम्परेचर कंट्रोल कैसा होगा अगर मैंने नहीं यूज किया 3 वे, तो 3 वे भी यूज करते, 2 वे भी यूज करते, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो इसके लिए अगर फील्ड वाटर कैसेट के था तो इनलेट टेम्परेचर आपका सेम आ रहा है, so there won't be any problem for guest to get that particular temperature तो सेम रहेगा दोनों में। हाँ, क्योंकि पानी जो आ रहा है वो 7 का ही आएगा ना, 7 का ही पानी पूरा होके 12 का बन के वो रिटर्न जाएगा। करेक्ट। According to that particular equipment is designed, अपने को मालूम है अभी नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं ना 9 LPM पानी अपने को ठंडा लगता है 1 टन के लिए। तो अगर मेरा 2 टन का अगर हमने फैन कॉइल यूनिट लगाया है तो मेरे को 18 LPM पानी उसमें से जाना है।
ओके, तो अकॉर्डिंगली ये पूरे सब फैन कॉइल यूनिट का हम लोग वाटर कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कुछ जो इसका लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, वो ऐड करेंगे, तो विल गेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी सर्कुलेटेड थ्रू फैन कॉइल यूनिट. ओके. ओके, तो इट इज मेड फॉर 100% लोड. अगर आपके 100 के 100 रूम चालू है तो भी आपका क्या होगा कि चिलर चालू रहेगा. ओके, बट इट विल नॉट सफर इन द टेम्परेचर. कोई भी किसी बंदे को कोई टेम्परेचर प्लस नहीं मिलेगा, जो भी सीट किया वो टेम्परेचर उसका ठीक है. लेकिन वही वीआरएफ में अगर 100 के 100 रूम चलते हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है सर. नहीं, वो भी मिलना चाहिए. एक्चुअली अभी क्या है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर. ओके. आप क्या करते हो, कैसे हिसाब से आप उसको डिजाइन करते हो, उसके ऊपर है. ओके. ऐसा. ओके, कोई बंदा क्या करेगा कि नहीं, इतना कभी 100% का कभी सोचेगा भी नहीं. Maybe they will go for 80% or 90% occupancy. ऐसा भी हो सकता है. ओके. जो डिजाइन इंजीनियर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है. ओके. एयर वॉशर रह गया. एयर वॉशर के बारे में आप अच्छा बताओगे ना. यस सर. ये आपके कूलिंग पैड्स है. यस सर. इसके ऊपर पानी गिर रहा है. राइट. एंड देन एयर इज ड्रॉन थ्रू दिस. यहाँ पे अपने फैन लगाया हुआ है. राइट सर. रूम में जा रहे हैं. राइट सर. Correct. So, what is this outlet temperature? Supposing 42 degree is the inlet temperature. What is this outlet temperature? 30 plus minus. We are not sticking to any particular make. General हम लोग बात करेंगे. Yes, yes. Is it 30 to 32 degree centigrade? Right. So what is happening? जो भी उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है on this pad, yes, it is getting evaporated. और जो हमने पहले देखा था, evaporation के लिए आपको heat चाहिए. That it is taken from the hot air, and so to some extent air is getting cooled. yes. Okay, and then we have to see what is the RH over here. Outlet में RH कितना रहेगा? 60 to 80%. 60 to 80. तो नाउडेज अगर आपने देखा होगा कि जैसे कि पूरा वर्कशॉप अगर अपने को ठंडा करना है, so putting air conditioning system is not a feasible solution over there because you require huge quantity of HP. Again, वर्कशॉप का जो डोर रहेगा वो आप बंद नहीं कर सकते हो. पूरा वर्कशॉप रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग. तो in all that cases they are going for air washer, or it is also called evaporative cooling system. Right, sir. So this is whatever cooling is. Then there is two stage also, and there is three stage also. Three stage I think in India they are using. आपको मालूम है थ्री स्टेज यूज करते हैं क्या आप इंडिया में? नहीं सर, मतलब मैक्सिमम जगह पे नहीं यूज करते. नहीं, I have not seen. I mean, you are the manufacturer, you must be knowing it better than me. No. But normally they go for two stage. In our Nasik, there is a company called Myco Bosch. They have done all this account department, purchase department. They have put all these three stage evaporative system. Right, and they are getting good temperature of maybe around 26 to 25 maybe. RH around 60 to 70%. Right. And they are happy with that.
Otherwise, they could have to spend a lot of money on, air conditioner, then its maintenance and all that. Right. So they prefer to go nowadays. Prefer to go with it. The advantage of air washer system is that you can get 100% fresh air in every case. Okay. In air conditioner, you cannot take 100% fresh air. Otherwise, your system load will go as high as 3.5 times. Yes. Okay. Then in certain areas, we are still have to go for a air conditioner 100% fresh air. A case like operation theater. There you require to maintain a temperature, humidity, and 100% fresh air also. So there you cannot use this evaporative cooling. Yes. Okay. There are some applications where you have a paint shop in these automobile industries. There also require 100% fresh air and the temperature and particular RH. Yes, So sir. there also we cannot use air washer. But Okay. for an Indian person, जो हम लोग बोलते हैं एशियन एशियन इसका जो पर्सन है उसके लिए एयर वॉशर का टेम्परेचर ये सही टेम्परेचर है. Yes. ओके. बट दैट इज अभी अभी कैसा है, मानने वाले के ऊपर है. कोई भी चीज जो है ना, मतलब आदमी को खुद को पसंद आएगी तो वो बोलेगा हाँ कर. मेरे ख्याल से तो एयर वॉशर सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम फॉर द इंडियन पर्सन. बिकॉज हम लोग जो बोलते हैं मेडिकल साइंस बोलता है कि आपकी बॉडी जो है ना मैक्सिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर. Yes. You come from 42 degrees centigrade to 24 degrees centigrade, your body is going to have a heavy thermal shock. So instead of that, if you are coming from 40 degrees centigrade to 32 degrees centigrade, it is good for your health. If you are using the air washer system, you will get this temperature. Yes. AC, you will get this temperature. Doctors are also not preferring this particular thing. But there are certain processes or certain what you call in the industry, you have to go for this air conditioning. So air conditioner भी अच्छा है. Air conditioning you can have a RH control. In air washer you don't have a equipment which can control your RH. It is by default whatever you are getting, you have to accept that. Yes, sir. Okay. अभी और क्या रह गया? और कुछ एयर वॉशर के बारे में प्लस पॉइंट बताना चाहोगे अजय जी? एयर वॉशर को मतलब आरएच तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको अगर अच्छा एग्जॉस्ट सिस्टम प्लान करें तो जो भी मॉइस्ट एयर है वो हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दैट एरिया. सो एग्जॉस्ट भी हम लोग सजेस्ट करते हैं और उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं कि जैसे कि एग्जॉस्ट कितना परसेंट करते हैं सर. अगर 100% हम लोग एयर डाल रहे हैं तो उसके 60 to 80% में रेंज में हम लोग डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन एयर रिमूव करते हैं. मतलब जहाँ पे अपने को थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा रखना है वहाँ पे 60% ही रिमूव करेंगे, और जहाँ पे अपने को ज्यादा निकालना है तो वहाँ पे 80% तक एग्जॉस्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं. करेक्ट. यस करेक्ट. अगर सही इसमें अगर उसको डिजाइन किया गया सिस्टम को, so it will give the healthy atmosphere. राइट. जहाँ पे बड़े वर्कशॉप है, जहाँ पे मशीन शॉप है, जहाँ पे हीट निकलती है, वहाँ पे बंदे को क्या होता है समर में he is not able to work properly, machine operator. He will be पूरा उसको ऐसा पसीना पसीना हो जाएगा. तो in that case उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, बिकॉज अगर पसीना बार बार आ रहा है तो एवरी आफ्टर मे बी 15-20 मिनट्स he will have to go for the water and all that. So putting this evaporator system, अभी आजकल बहुत कंपनी ऐसी कर रही है कि they are putting evaporative cooling system. Right. So the efficiency of the worker can be increased. And productivity also increases. And main reason for going is power consumption. Okay. अगर इसी में आपको एक HP लगता है तो you require hardly 0.3 HP for the air cooling. Am I right? Right, sir. हाँ, मतलब थोड़ा ठीक है ना. मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर थोड़ा बहुत हो जाता है. इसी में अगर आपकी कैपिटल कॉस्ट 1 लाख है तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट आपकी हार्डली 50,000 होगी. 50,000 ये होगी आपकी कैपिटल कॉस्ट. ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन. और इसमें आपको 24 डिग्री सेंटीग्रेड और
45 to 55 RH रहता है, राइट और यहाँ पे यू कैन स्टिल हैव 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 to 80% RH। राइट तो अगर RH पे आप अगर थोड़ा बहुत अगर चला लेते हो, ऐसा कुछ होता नहीं, अपने को इतना मालूम नहीं पड़ता है, यू ऑलवेज फील गुड व्हेन यू कम इन योर ऑपरेटिव कूलिंग सिस्टम। राइट अगर राइट उसका वेलोसिटी अच्छा है तो यू स्टिल फील कंफर्टेबल इनसाइड योर ऑपरेटिव कूलिंग सिस्टम। राइट सर। सो अभी इसमें क्या रहेगा? हेलो अभी क्या रहेगा? सर, एक क्वेश्चन था. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, अभी बहुत जे म्हणजे मंगल कार्यालय वगैरे जे असतात मोठे मोठे, तिथे खूप मोठे कमर्शियल एअर वॉशर वापरतात. बरोबर पण खूप जास्त गर्दी झाल्यावर ते बेनिफिशियल असते का तिकडे, म्हणजे एअर वॉशर आता वापरणं? अजय जी, आप इसका जवाब देना चाहोगे क्या? अरे जरूर सर। बोलो। इसमें कैसा है, जब गर्दी भी रहती है तो उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं कि कितने CFM रिक्वायर्ड है चाहिए और कितने मशीन उस हिसाब से लगने चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जलगांव में हमने एक मैरिज हॉल किया था, 5000 स्क्वायर फीट एरिया था उसका मेन हॉल, और डाइनिंग एरिया था कुछ 3000 स्क्वायर फीट का डाइनिंग था। मैरिज हॉल की जो लेंथ थी जहाँ पे स्टेज और एंट्री थी वो 90 फीट की थी, लेकिन हमने वो भी कवर की थी विद द हेल्प ऑफ प्लेनम एंड जेट नोजल। सो ये क्या करती है सिस्टम, ये प्लेनम और जेट नोजल से हवा को प्रेशराइज करती है, 45 to 50 फीट तक हवा पहुंचती है, और मैरिज हॉल में फैंस तो रहते ही रहते हैं। सो वो फैंस जैसे चलते हैं वैसे एयर सर्कुलेट होती है। और सबसे बड़ी बात, एग्जॉस्ट ही हम लोग, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि हम लोग एग्जॉस्ट देखते हैं कि हवा जाएगी कहाँ से। सो ये केस में हमने एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाए, लेकिन जो डाइनिंग हॉल की एंट्री थी वो इतनी बड़ी थी कि ऑटोमेटिक एयर 90 फीट तक जाके वो डोर में से बाहर जा रही थी। सो ऑटोमेटिक हमारा 90 फीट का एरिया कवर हो रहा था। सो एग्जॉस्ट भी मेंटेन हो रहा था। सो एग्जॉस्ट मेंटेन होने के बाद वो जो फीलिंग थी, मतलब कस्टमर्स को कि वो मॉइस्ट फील होने की थी, तो वो नहीं हो रही थी। सो मेन ये सिस्टम में वेंटिलेशन है कि अगर हम लोग अच्छा वेंटिलेशन और प्रॉपर एग्जॉस्ट मेंटेन करेंगे, जैसे कि वॉल ओपनिंग बड़ी है या विंडोज है जिसमें से हवा पास हो रही है, और जैसे नहीं है तो फिर एग्जॉस्ट फैन है या एग्जॉस्ट की डक्टिंग वगैरह जो भी है वो करके हम अगर उसको निकालते हैं तो वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है जो जहां तक आती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं मैक्सिमम मैरिज हॉल में, अगर बंद कर देंगे रूम को, मैरिज हॉल को पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो वो रूम मॉइस्ट हो जाएगा आफ्टर सम आवर्स, वो पॉजिटिव प्रेशर में आ जाएगा। जब तक हम उस हवा को बाहर नहीं निकालते 60 to 80% के रेंज में, तो वो कंफर्ट फीलिंग उनको नहीं आएगी। मिल गया आपको जवाब? मिल गया? ओके सर, और उसमें अगर आरएच ज्यादा है सपोज, तो फिर इवेपोरेशन ही नहीं होता है, या फिर क्या होता है एयर वॉशर को? इवेपोरेशन होके ही आरएच ऐड होता है ऑफ कोर्स। एट द ग्रिल के यहाँ पे हम लोग आरएच मेजर करेंगे तो वो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन रूम में नहीं, रूम पे अगर सपोज 60 से ज्यादा है, 80 मानसून है या फिर सी लेवल है, राइट, तो फिर वहाँ इवेपोरेशन ही नहीं होगा या क्या होगा फिर? नहीं, इवेपोरेशन तो ऑफ कोर्स ये जो पैटर्न है इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, ये पूरा डिपेंड है एम्बिएंट के ऊपर। अभी हम लोग कस्टमर को क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर बाहर मॉनसून सीजन है तो आपको पंप नहीं चलाना है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही है तो ऑलरेडी मॉइस्ट एयर है बाहर, तो हमें सिर्फ फ्रेश एयर लेनी है अंदर। सो जितनी भी फ्रेश एयर में जो भी है वही उतनी ही आएगी, हम ऐड नहीं करेंगे उस केस में। और एग्जॉस्ट तो हमें चलाना ही चलाना है। और अगर बाहर ठंडी का मौसम है तो वो केस में भी हमें पंप रन नहीं करना है, सिर्फ हमें बाहर की फ्रेश एयर लेनी है। ओके, बट फिर नहीं फिर अगर विंटर में तो लेकिन वो ठंडा होता है लेकिन ड्राई होता है ना? हाँ, लेकिन डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन एंड कस्टमर कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी है। कि बाबा मेरा अगर ठंडी में है तो अगर मेरा आरएच ऐड भी नहीं होता है अंदर तो वो चलता है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर थोड़ी सी मॉइस्चर तो रहती है, वही मॉइस्चर अंदर आता है। वो ये सिस्टम में से अंदर आता ही है मॉइस्चर, कि जीरो मॉइस्चर रहता है ऐसा तो होता नहीं है। तो वो मॉइस्चर तो आता ही है, सिर्फ हमें पंप नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि हमें ऐड नहीं करना है मॉइस्चर। ओके,
तो हम सिर्फ यही सजेस्ट करते हैं कस्टमर को कि जहां पे आपको जहां पे या फिर मौसम के हिसाब से, अगर बारिश बहुत चल रही है बाहर और बारिश के सीजन में ऑलरेडी बाहर मॉइस्चर ज्यादा है, तो वो केस में आप एक तो पंप मत चलाओ, या फिर अगर चलाते हो तो 1 आवर के बाद आप उसको बंद कर सकते हो। एक कंट्रोल पैनल भी दे सकते हो जिसके साथ वो अगर कंट्रोलिंग कर दे कि आफ्टर 1 आवर वो पंप बंद हो जाएगा और मॉइस्चर धीरे धीरे जो सिस्टम में से आ रही है वो कम हो जाएगी। मतलब बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था ना, अगर आपने अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम डाला है, उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम अगर अच्छा डाला है, राइट गेट अ गुड कंडीशन इनसाइड द रूम। अभी Yes. लोग क्या करते हैं मालूम है, दे फॉर द कंपटीशन दे आर, अपना एयर कंडीशनिंग में देखो, कंपटीशन के लिए लो टीआर कोट करते हैं कस्टमर को, एंड दे ट्राई टू बैक दैट पर्टिकुलर जॉब। एक्चुअली हम लोग जब भी कभी भी हम लोग हीट लोड करते हैं, इट विल बी फॉर द पीक एम्बिएंट, जो बरस का पीक एम्बिएंट रहेगा वो जगह का, वो टेम्परेचर के लिए और पीक ऑक्यूपेंसी के लिए जो टाइम रहेगा, वो टाइम के लिए हमें हीट लोड करना है। मान लो हमारा नासिक का बात करें तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड और पीक ऑक्यूपेंसी कभी रहेगा, और पीक ऑक्यूपेंसी अगेन इट इज अ डिबेटेबल इशू। इफ इट इज अ मॉल, the peak occupancy may be at 7 PM. सैटरडे संडे, हाँ, Saturday Sunday. Maybe, बराबर। right. If it is a bank, peak occupancy may be at 12 PM. yes, बैंक शुरू होते ही बहुत सारे लोग पहले जाते हैं. Okay, even though bank is working nowadays, they are working 2 times or maybe for a whole day. But earlier time में हम लोग देखे तो बैंक 4 घंटा चलते थे. So 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे बैंक चालू होगा, तो we used to carry out the heat load for 12 PM. नॉर्मल जो रहता है, if it is not, we do not know, तो हम लोग 4 PM के लिए या 3 PM के लिए हम लोग heat load करते हैं। और 21 मई, which is the hottest day of the month, 21 मई को 3 बजे के लिए हम लोग हीट लोड करते हैं। तो हम लोग जब भी हीट लोड करते हैं तभी we know कि what is the maximum occupancy। तो जैसे कि आपके केस में आपने कहा, अगर बहुत लोग आए तो अगर उसका एग्जॉस्ट सिस्टम उसने बराबर डिजाइन नहीं किया तो they will be suffocated। राइट अगर वो हॉल में मान लो 1000 लोग आना है तो 1000 लोगों के लिए वो सिस्टम डिजाइन करनी चाहिए, और 1000 लोगों के हिसाब से एग्जॉस्ट भी डिजाइन किया हुआ रहना चाहिए। राइट इफ दे आर नॉट डिजाइनिंग इन दैट वे, तो ऑब्वियसली यू विल फील सफोकेटेड। we always see exhaust India में they don't give, customer don't give you the correct data। राइट सर कोई भी आपने बैंक, HDFC बैंक मान लो कोई बनाना है, ओके, HDFC के जैसे ब्रांड का मैं नाम लेता हूँ क्योंकि ये अक्सर होता है। What happens when you ask them, they will say you have 4 counters और हर एक काउंटर पे 3-3 आदमी आएंगे, तो 3 जो 12 आदमी कस्टमर हो गए, और जो उनको अटेंड करने वाले 4 आदमी, 16 आदमी और 2 प्यून्स, 18 आदमी रहेंगे करके वो हीट लोड के लिए दे देते हैं। और जब भी हमारा एसी चलता है, जब भी मालूम पड़ता है कि बैंक में एक टाइम पे 40 आदमी है, राइट तो यू विल फील कि अरे भैया मेरा एसी काम करता है कि नहीं करता है। लेकिन वो अपना खुद का गलती बताता नहीं कि मैंने जब भी हीट लोड करने को दिया, जब भी मैंने 16 या 18 आदमी किए थे और अभी 40 आदमी उधर है, तो नेचुरली दे आर गोइंग टू बी सफोकेटेड। राइट So this is all depends on the design engineer. So he has to do all these things and he should convey this to the customer। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है, नहीं तो क्या होगा, ABC 3 मैन्युफैक्चर आएंगे, A बोलेगा 10 टन का सिस्टम लगाओ, B बोलेगा 8 टन में कूलिंग हो जाएगा, और C बोलेगा 5 टन में मैं कूलिंग करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन वो कूलिंग कभी करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बार क्या होता है, लोग ठंडी में इस मशीन को चालू करते हैं, दे शो कि भैया ठंडा हो रहा है, बट हमारा जो कूलिंग आना है, जो पर्टिकुलर जो भी हीट लोड किया हुआ है, दैट इज इन द मंथ ऑफ द May। So you should get all the comfortable cooling or all the parameter in the month of May, not in the month of September or not in the month of November and December। So there are people are playing with the figures and they are trying to get the job। Okay, वो हर एक का अपना अपना क्या बोलते हैं ना हम लोग, what you can say, क्या बोलते हैं, अपना अपना ये रहते हैं, क्या रहते हैं, खुद का अपना एक्सपीरियंस रहता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ओके, क्योंकि कस्टमर को
है, कस्टमर को क्या मालूम है आपने 1 टन का मशीन लगाया, हु विल असेस दैट, आपने मान लो कोई भी कस्टमर के पास 1 टन का एसी लगाया, कस्टमर को कैसा पता चलेगा आपने 1 टन का लगाया? जस्ट बाय लुकिंग एट द नेम प्लेट, बराबर है ना? कस्टमर को क्या मालूम है आपने कितने टन का एसी लगाया? आप क्या करोगे, उसको नेम प्लेट दिखाओ। अरे आपको भी कहाँ पे मालूम है? बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन दैट, सो यू नो पर्टिकुलर कंप्रेसर मॉडल इज देयर एंड ऑल दैट। बट कस्टमर के लिए खाली आपका जो नेम प्लेट है उसके ऊपर लिखा है 1 टन का एसी, इसके लिए आप बोलते हो कि 1 टन का एसी लगाया, कस्टमर बोलता है 1 टन का लगाओ। क्योंकि कस्टमर को अपने पास, अपने इंडिया में जो है कि देयर आर नो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज देयर, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी बट इन बिग प्रोजेक्ट्स ओनली। जो कंसल्टेंट के थ्रू प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हम लोग को कैपेसिटी प्रूव करके देना होता है। सो इन दैट केस ओनली कस्टमर विल कम टू नो कि भैया मेरे पास जो सिस्टम लगा है वो इतने टन का है या इतने टन का नहीं है। अदरवाइज कस्टमर विल नॉट कम टू नो। कस्टमर को खाली कूलिंग से लेना देना है। अगर कूलिंग अच्छा हो रहा है तो कस्टमर बोलेगा आपका एसी अच्छा है, कूलिंग खराब हो गया तो कस्टमर बोलेगा आपका एसी खराब है। फिर आपका ब्रांड कौन सा भी रहने दो, ऐसा है। ओके, वन मोर लास्ट दिस थिंग इज देयर सर, और एक फ्रेश एयर के बारे में पूछना था। इसके बारे में 100% फ्रेश एयर जो आपने बोला ओटी और पेन जॉब के लिए, तो हाँ, उसमें से फिर आरएच कैसे मेंटेन, मतलब पहले मेंटेन करके बाद में रूम में डालते कैसे करते फिर वो? नहीं, अभी आरएच कितना मेंटेन करना है उसके ऊपर है। all this adding of RH or removing of RH can be done into air handling unit. सर लेकिन 100% जब फ्रेश एयर लेते तब भी मतलब उसको ट्रीट करके बाद में रूम में डालेंगे? हाँ, तो अगर बाहर की अगर RH ज्यादा है तो हीट करना पड़ेगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और यू आर हैविंग अराउंड 60% ऑफ RH, तो हमारी जो AHU के अंदर ये पूरा जो भी एडिशन डिलीशन है, आप लोगों का ये हो गया ना, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस हो गया ना पूरा सिखा के? यस सर। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर रहेगा एंड यू कैन हैव अ कॉइल मे बी 6 रो और 8 रो, यो ऑपरेटर कॉइल। तो इसके अंदर जब भी हवा पास हो जाएगी इसके अंदर, सो बिकॉज this coil is 6 row or 8 row, you will have maximum water removal from this air. समझ गया? हाँ। And depending अगर इसको ऐड करना है तो there can be some there are humidifiers also. आपको उस स्पेस में there will be some pipes जिसके थ्रू आप वाटर स्प्रे कर सकते हो ये पर्टिकुलर एयर में। You can add or remove the RH depending on your requirement of particular area. सर 100% फ्रेश एयर कब लगती है, मतलब ओटी में एट द टाइम, विच टाइम ओटी में रखती है? जहां सी ओटी में क्या होता है, जब भी बॉडी खुलती है पर्टिकुलर में अभी ये समझ गया ना? लेट अस स्विच टू दैट पर्टिकुलर। ये समझ गया किसका सवाल था वो? हाँ सर, कैसे करेंगे? अगर नॉर्मल एचयू है तो हम इसको ही रिटर्न आप आरएच कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बाय डिफॉल्ट जो मिलेगी वो मिलेगी। नहीं, मतलब जो बाद में आधी एयर अपन वापस रूम में से लेते हैं ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, नॉर्मल एचयू में नॉर्मल एचयू अलग रहेगा और 100% वाला एचयू अलग रहेगा। ओके। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू, और ये 100% वाला एचयू जो रहेगा, इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू मोर बिकॉज यू रिक्वायर्ड टू पुट ऑल दिस इक्विपमेंट ना, ह्यूमिडिटी कम करने के लिए, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए आपको उसमें इक्विपमेंट डालने हैं, तो ऑब्वियसली दैट सिस्टम विल कॉस्ट यू मोर। ओके। हाँ, अभी ये अजय जी का सवाल था। ये देखो, ये अगर बेड है बंदे का तो इसके ऊपर जो है, this is all you are having HEPA filter. So this is all laminar air is coming on the patient and a doctor. Let us say this is a 4 feet and this is 8 feet. अजय जी ध्यान से देखिए, राइट ये डॉक्टर खड़ा है, ये इसको ऑपरेट कर रहा है। राइट सर। So whatever air is there, no, it is laminar flow. So that is the
purest form of the air. लैमिनर फ्लो में ये जो एयर आते हैं इट इज हैविंग 0.5 माइक्रॉन्स के लेस देन फिल्टर 100 पार्टिकल्स रहेंगे. सो ये जो एयर है दिस इज द प्योरेस्ट एयर अवेलेबल फॉर द पेशेंट. तो ये एयर जब भी आएगी नीचे तो अभी क्या होगा, पेशेंट का जो भी खुला पार्ट है, जो भी मतलब जो फ्लेश का पार्ट रहेगा, जो भी उन्होंने काटा रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो दिस एयर विल बिकम कॉन्टेमिनेटेड व्हेन एज सून एज इट कम्स डाउन. डॉक्टर ने जो भी एप्रॉन पहना है उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो ये सब एयर बाय द टाइम इट रीचेस द ग्राउंड इट इज कॉन्टेमिनेटेड एयर. ओके, सो दे कैन नॉट टेक दिस एयर अगेन. अदरवाइज क्या है, मान लो कोई ऐसा कोई डिसीज है ये बंदे को, पेशेंट जो है, तो वो जो डिसीज के जो भी ये रहेगा वो एयर में, एयरबॉर्न पार्टिकल्स में वो जो आ जाएगा. अगर वही एयर को अगर हम लोग एचओ के थ्रू वापिस अगर उसमें डालेंगे तो क्या सकता है कि डॉक्टर भी उसका इन्फेक्ट हो सकता है विद दैट पर्टिकुलर जो भी उनका ये रहेगा, ट्रेसेस रहेंगे दैट पर्टिकुलर डिसीज के. तो इसके लिए ये कॉन्टेमिनेटेड जो एयर है दे आर exhausting to the atmosphere and they are not recirculating that air. सर बट रिटर्न एयर के क्रीज जो रहते हैं वो 4 साइड में थी, फिर वो कब यूज करते हैं? हाँ, अभी ये बाकी का जो रूम है, अभी ये 10 बाय 10 का रूम रहेगा ना, मान लो 10 बाय 10 है, 15 बाय 10 है. बाकी का जो ये है, ये यहाँ पे क्लास 1 लैक है अपना, और ये क्लास है. So this air can be recirculated and reused by adding some fresh air. But this particular air, they are having different AHUs for this and this. ये जो है इसका ये पूरा प्लेनम बनाया जाता है, पूरा ये HEPA फिल्टर लगाए जाते हैं यहाँ पे. So this is the purest air. This is somewhat contaminated. और यहाँ पे कोई रहता नहीं. यहाँ पे क्या होगा, बहुत वार्ड बॉय या जो भी नर्स रहेगी, they will be transferring some equipments in and out of the OT room. So that air can be recirculated, and not this one. Okay. Abhi again the question is there, if there are big hospital like corporate hospital, Apollo hospital है या जो भी आपके hospital, they will follow all these standards. अगर कोई small hospital है, small बंदा, small doctor है, he may not go for all this. वो क्या करेगा, वो AC लगाएगा रूम में, बस हो गया. There will not be filters, there will not be anything. ओनली उसको एसी लगाएगा ओटी रूम को और ऑपरेशन करेगा. अपने इंडिया में सब चलता है. नोबडी विल बॉदर टू आस्क हिम कि भैया आपने ओटी में ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगाया. तो अपने पास सब चल जाता है, तो इसके लिए लोग भी चला लेते हैं. बट देयर आर सम हॉस्पिटल्स जो बोलते हैं ना WHO का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका ओटी रहना चाहिए, तो WHO के स्पेसिफिकेशन में ये सब चीजें आ जाती है. एंड इसके ऊपर मोर क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो दिग्विजय सर दे सकते हैं. Okay. Because frankly speaking, I have not done any operation theater air conditioning. I have supplied AHU but not carried out the work as such. Let me tell you very frankly. Yes. तो अगर इसमें और कुछ आपको मतलब ये है और डाउट्स है तो दिग्विजय सर में, because he is involved in clean room, so yes, he will give you better answer than me. Yes. Sure. तो अभी एक रह गया आपका सर्वर रूम का एयर कंडीशनिंग. आप सब लोगों ने देखा है क्या सर्वर रूम एयर कंडीशनिंग? यस सर. इलेवन 10 हो गया. इतना एक 5 मिनट में खत्म करता हूँ ना, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया, चलेगा? हाँ, नहीं तो फिर इतना सा थोड़ा अगले इसके रहेगा तो वो अच्छा नहीं. अभी इसमें कुछ नहीं है. सर्वर रूम में जो हम लोग कहते हैं इसको प्रिसीजन एसी कहते हैं. वो क्या करता है, टेम्परेचर ±1 डिग्री में मेंटेन करता है, और आपका RH जो है ±5% में मेंटेन करता है. नॉर्मली ये सर्वर रूम या कंप्यूटर रूम जो भी रहते हैं तो उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं. एंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दे आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द लेटेंट हीट. आप सब लोग को मालूम है, आदमी है तो वहां पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगा. अगर चाय बनाने का मशीन है तो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगा.
लेकिन ये जो जहाँ पे इसके कंप्यूटर के सब रैक्स रहते हैं, सर्वर रूम आपने देखा होगा या कंप्यूटर रूम देखा होगा, सर्वर जहाँ पे रहते हैं, तो दे आर नॉट कैरिंग एनी लेटेंट लोड, तो वहां पे ओनली आपको सेंसिबल लोड इन्वॉल्व रहता है। सो जो ये लोग लगाते हैं ना, आपने देखा होगा आपके एटीएम का रूम है ना, एटीएम नॉर्मली हम लोग जहाँ से पैसा निकालते हैं, वहां पे भी दे आर पुटिंग ऑल दिस कंफर्ट एयर कंडीशनर, so that is the wrong application for the air conditioners. Yes, sir. Because why? Because you don't have any latent load, so you require a sensible cooling only. So हमारा जो विंडो एसी रहता है या स्प्लिट एसी रहता है, it will carry 30% latent load and 70% sensible load, और रूम 100% आपका सेंसिबल लोड है। तो क्या होगा, to make up this 100%, you require double capacity of the machine. अगर 1 टन का लोड है तो आपको 2 टन का स्प्लिट एसी या कंफर्ट एसी लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो 1 टन का सेंसिबल लोड का it can take care of that particular sensible load. Okay, so there are companies like Emerson is there, Stools is there, I think this Snyder is there. Then there are companies from Bangalore, they have come up with all this server room air conditioner. Okay, तो उसमें क्या होगा, अगेन जैसे हमने देखा था, हम लोग जो बात करते हैं 100% फ्रेश एयर का, सो ये पर्टिकुलर एसी में देयर विल बी प्रोविजन फॉर increasing the RH, reducing the RH, and increasing the temperature. And reducing the temperature तो already air conditioner है, बोले तो temperature reduce करेगा, लेकिन there are all these 4 attachment available. You can increase the temperature, you can reduce the temperature. Increasing temperature, you can have a heater inside the particular air conditioner unit. Increasing the RH, you can put some water vapors for increasing the RH. And removing the RH, you have the circuit as I told you. What they are doing normally, suppose this is a coil. Let us say there are 20 bends. So what they do, they divide this coil into 1/3 and 2/3. So when you want to reduce the RH, whole of this gas will pass through this 1/3 of the coil. So what happens, low temperature is maintained over there and maximum water can be removed from the incoming air. थोड़ा आपको समझने में तकलीफ होगा. And they are doing this with the help of solenoid valve. When the machine will go on a dehumidification mode, normal dehumidification तो होता रहेगा, जैसा भी आपका हवा आता है, कॉइल के ऊपर जाता है, कॉइल से पानी निकलता है, that is there. But if it has to maintain low RH, so what it does, they have divided this coil into 3 parts. So in that particular mode, whole of the refrigerant will pass through 1/3 of the evaporator coil. So low temperature will be attained over there and maximum water from the incoming air can be removed and thereby reducing the RH of that particular room. For addition of the water, as I have told you, they are having some, they are giving some water supply. They have one container over there through which they are making some vapors and they are adding into the airflow systems. Okay, and they have heaters also which can heat the air as per the requirement. Okay, so they are normally server room ACs are there. Every company is having a server room, and there you should always insist them to install the precision air conditioner. Okay, these Voltas, Blue Star, these people are trying for precision air conditioner, but they are not successful because they are just increasing the CFM capacity. They are not putting all these systems for increasing RH, lowering RH, increasing temperature. All these systems are not attached to that particular system. Hence, they are not successful. Blue Star is also trying in some cases, but the result has not come properly. So there are companies like Emerson is there, Stools is there, Snyder is there. They are maintaining all precision air conditioners. Okay, so that is all for today. If you have got any doubt, you can always ask me. कोई डाउट है आज के सिखाए हुए इस पे तो पूछिए.
नो सर। क्या क्या देखा हमने आज, रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में और फिर रुकते हैं। क्या क्या सीखा हमने आज, कौन से इक्विपमेंट देखे? कैन एनीबडी रिपीट? आइस प्लांट, मिल्क कूलिंग, हम्म एयर वॉशर, हम्म वाटर कूलर, हम्म विंडो एसी, स्प्लिट एसी, वीआरएफ सिस्टम, चिल वाटर सिस्टम, सर्वर रूम सिस्टम। हम्म बस। और अभी कोई रहता है क्या, कोई अगर एप्लीकेशन रहा ऐसा अगर आपको लगता है तो यू प्लीज टेल मी, नेक्स्ट टाइम वी विल कवर दैट। ओके, ओके सर। so let us stop for today here only. Thank you for patient listening. Thank you all.